Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 2, Ideals of our Constitution. So student, in part 1 we have completed when our constitution was adopted and when it came into effect. कब हमारा constitution बन के ready हो गया था और कब ये effect में आया. effect का मतलब कब से ये लागू हुआ, ठीक है. तो कब बन गया था और कब से ये लागू हुआ ये हमने डिस्कस कर लिया था. फिर प्रीएम्बल क्या है. प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, जो हमारे कंट्री के बेसिक नेचर को बताता है. प्रीएम्बल हमने कंप्लीट कर लिया था. सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, दैट वी हैव completed in part 1. Few pages are left which we are going to complete in part 2. So student, we have completed justice in part 1. We'll start this video with liberty. Liberty indicates absence of any subjective restriction. Now, what is the meaning of subjective, students? Based on your own taste. Based on your own taste and opinion. आपके टेस्ट और आपके ओपिनियन पे बेस करना वो क्या है? सब्जेक्टिव, ठीक है. तो इसके ऊपर कोई रेस्ट्रेंट, कोई रोक नहीं लगाई है, ठीक है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फ्रीडम दी है सो दैट यू कैन डेवलप योर सेल्फ होलिस्टिकली. आपका होलिस्टिक, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट. होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके. इसीलिए आपके ऊपर कोई सब्जेक्टिव रेस्ट्रेंट नहीं लगाया है. आप अपने चॉइस से, अपने टेस्ट से जो भी आपकी जो लाइफ है आप उसको रख सकते हैं. आपके ऊपर कोई सब्जेक्टिव रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इक्वालिटी. इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल पीपल आर बॉर्न इक्वल. हाँ, हम हमारी कंट्री में इक्वालिटी के साथ ही बॉर्न होते हैं. हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. इसकी गारंटी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है. सो स्टूडेंट, इन इंडिया वी ऑल आर इक्वल. नेक्स्ट, फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी इंडिकेट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड. फ्रेटर्निटी क्या बताती है? भाईचारे की भावना, ठीक है. अगर आपको आपकी कंट्री में यूनिटी को बनाए रखना है, हार्मनी को बनाए रखना है, एक पीसफुल लाइफ जीना है, तो स्टूडेंट ब्रदरहुड की फीलिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये इसके बारे में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है. इसको प्रमोट करने की बात करता है. फंडामेंटल राइट्स. सो स्टूडेंट, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एंश्राइंड है पार्ट 3 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में एंश्राइंड किए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंश्राइंड? टू कंटेन और कीप समथिंग. टू कंटेन और कीप समथिंग. तो एंश्राइंड का मतलब समझ गया? टू कंटेन और कीप समथिंग. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे हुए हैं. दे आर जस्टिसिएबल. जस्टिसिएबल मीन्स व्हाट स्टूडेंट? कि इफ एनीबडी इज गोइंग टू वायलेट योर फंडामेंटल राइट्स यू कैन मूव टुवर्ड्स द कोर्ट, ओके, फॉर रेमेडी. सो हमें कुछ फंडामेंटल राइट मिले हैं. वो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे गए हैं. ये जस्टिसिएबल है. अगर कोई इनको वायलेट करे तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं. यस स्टूडेंट्स, तो ये जो फंडामेंटल राइट हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है. जब भी हमारी कंट्री के ऊपर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इंटरनल कोई एक्सटर्नल थ्रेट होगी, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर सस्पेंडेड. सिर्फ 2 राइट्स को छोड़ दो, राइट टू लाइफ और लिबर्टी, बाकी सारे राइट आपके फंडामेंटल सस्पेंड कर दिए जाएंगे. ठीक, कोई बात? तो अगर मैम क्वेश्चन पूछती है फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट और नॉट, तो व्हाट विल यू से? नो मैम, दे आर नॉट एब्सोल्यूट. व्हाई सो? बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंटरनल एग्रेशन, इंटरनल थ्रेट, एक्सटर्नल एग्रेशन, दीज मे बी सस्पेंडेड बाय अथॉरिटीज़. और कौन करेगी? वो हमारी गवर्नमेंट. द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट राइट टू लाइफ. सिर्फ 2 राइट छोड़ देंगी वो आपके लिए. एक है राइट टू लाइफ और दूसरा है लिबर्टी. Thus, our constitution attempt to strike a balance between individual liberty and social control. इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई करता है कि एक बैलेंस बना रहे इंडिविजुअल लिबर्टी में और सोशल कंट्रोल में. हम लोग अब पढ़ेंगे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स. पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी. हमारा जो आर्टिकल है 14 to 18, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 to 18, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है कि जितने भी सिटीजन इंडिया के हैं वो सारे इक्वल हैं बिफोर लॉ. किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. उसके रिलीजन मतलब धर्म, उसकी रेस, गोरा है काला है, कास्ट, गोरा है काला है, रेस मतलब किस रेस से वो आए हैं, ठीक है. तो रिलीजन, जैसे हम लोग अभी 9th में आप लोग पढ़ोगे नॉर्डिक आर्यन रेस,
ठीक है। तो किस रेस से आप आए हो, किस रिलीजन से आप आए हो, किस धर्म के आप हो, मेल हो फीमेल हो, और प्लेस ऑफ बर्थ आपका कोई भी रहा हो, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आपको प्रॉपर जस्टिस मिलेगा, ये गारंटी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव आपके साथ नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेके। दिस ऑल्सो अप्लाइज इन मैटर ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इफ़ यू वांट एजुकेशन, इफ़ यू वांट एम्प्लॉयमेंट, you will see that there is no discrimination in providing education and employment. Our government is taking exam. If you are going to employ yourself somewhere, you can fill the form. फॉर्म के बाद एग्जामिनेशन होता है, आप पास करते हो तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, नहीं करते हो तो नहीं, आपको रोकेंगे नहीं। ओह माय गॉड, आप बहुत छोटे हो, आप काले हो, आप गोरे नहीं हो, आपकी हाइट 6 फीट नहीं है, आप उस कास्ट से नहीं आते इसलिए आप फॉर्म नहीं भरोगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं है स्टूडेंट्स। वी ऑल आर वेरी फ्री। हमें कुछ स्पेसिफिक फीस पे करनी होती है, आप फॉर्म फिल करें, उसके बाद एग्ज़ाम दे दें, पास हुए तो आपकी जॉब पक्की। चलो, एजुकेशन भी आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके जब एडमिशन लेने की बात करते हो तो क्या वो आपको रिलीजन, कास्ट को लेकर रोकते हैं? नो। और अगर रोकेंगे तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। जितने भी वीकर हैं, बैकवर्ड सेक्शन है सोसाइटी के, उनको कुछ प्रिविलेजेस भी दिए हैं हमने इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्कूल्स, कॉलेजेस। स्टूडेंट्स जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो बेनिफिट नहीं मिल पाया जो दूसरों को मिल गया। ये हमारी सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड रहे, तो इनके मार्जिनलाइजेशन को दूर करने के लिए, इनकी लाइफ को थोड़ा डिसेंट बनाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए हमने इनको रिजर्वेशन दिया है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट सर्विसेज में और इवन इन लेजिस्लेचर। द स्टेट विल प्रोवाइड ऑल सिटीजन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमारा जो सरकार है, हमारी जो कंट्री है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन देती है, किसकी? लॉ की। आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो एबलिश्ड अनटचेबिलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को भी बैन कर दिया है। अगर आप कभी अनटचेबिलिटी करते पकड़े गए तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, आपको पनिशमेंट मिलेगी। स्टूडेंट्स जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो ये कुछ टाइटल्स दे देते थे लोगों को, राय बहादुर, खान बहादुर, है ना, इंडिविजुअल्स को। तो ये जो जितने भी टाइटल्स थे आज हमारी गवर्नमेंट ने सबको एबलिश कर दिया है। से मिलिट्री रैंक्स मिलती हैं, एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अकॉर्डिंग आपको अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। ओनली मिलिट्री रैंक्स एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस कैन बी अवॉर्डेड। कोई राय बहादुर नहीं रहेगा, कोई खान बहादुर नहीं रहेगा। राइट टू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 to 22, 19 से स्टार्ट होकर 22 तक जो आर्टिकल हैं वो बात करते हैं कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी कब? अगर आप इंडिविजुअल्स को फ्रीडम नहीं दे रहे हो। तो डेमोक्रेसी की नॉट एग्जिस्ट विदाउट इंडिविजुअल फ्रीडम। लोगों को फ्रीडम नहीं दोगे तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी। हर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड 6 डिफरेंट फ्रीडम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 डिफरेंट फ्रीडम्स दिए हैं। टू प्रमोट आइडिया ऑफ लिबर्टी मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में जो लिबर्टी मेंशन्ड है उसको सिर्फ प्रीएम्बल में लिखी हुई बात ना रह के ये ऑन ग्राउंड सबको लिबर्टी मिले, इसीलिए हमने उन्हें 6 फ्रीडम्स दी हैं। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर बच्चा ये जितनी भी राइट्स आपको मिले हैं ये विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क मिले हैं। अब ऐसे नहीं सोचना बोलने की आज़ादी मिली तो किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, है ना, कुछ भी नहीं बोलना बेटा। किसी की भी छत पे पत्थर फेंक रहे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। जितने भी राइट्स मिले बोलो, हमें तो फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, हम कुछ भी कर सकते नहीं। वट एवर यू आर डूइंग डू इट इन अ लीगल फ्रेमवर्क। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब आप जाके किसी को उल्टा सीधा बोलने लगोगे उसके घर के सामने जाके चिल्ला के, तो ऑब्वियसली बात है वो पुलिस को बुलाएगा, पुलिस आपको पकड़ेगी और फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पुलिस बोलेगी अच्छा बेटा बताते हैं क्या है। So the freedom of speech and expression is there, but within a legal framework you can assemble peacefully, but without arm। आप एक साथ में इकट्ठे हो सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, पर आर्म्स नहीं होने चाहिए आपके पास। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, यू कैन फॉर्म एसोसिएशन, यू कैन फॉर्म यूनियन। हमारे इंडिया में आप फ्रीली आप यूनियन बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो। आप इंडिया की किसी भी टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हो। अभी हम लोगों ने देखा ना समर वेकेशन में, जिसको जहाँ जाने की इच्छा होगी वो वहाँ जा सकता है, कोई रोक नहीं लगाएगा। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, यू कैन रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। पहले जम्मू कश्मीर के ऊपर 370 था तो हम वहाँ जाके नहीं रह सकते थे, अब 370 खत्म हो गया तो हम वहाँ जाकर भी रह सकते हैं। आपको केरल में रहना हो, मुंबई में रहना हो,
आपको दिल्ली में रहना हो, आप कहीं पर भी रह सकते हो, बस पैसे चाहिए कि एक घर आप खरीद पाओ। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपको कपड़े बेचने हैं या आपको पेन बेचना है, आपको पेंसिल बेचना है, नहीं 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 नहीं, आपको तो सीए बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। आपको जो प्रोफेशन चाहिए आप वो उसको ले लो। आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस कर सकते हो। तो राइट टू जो फ्रीडम है उसके अंदर राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी आता है बच्चा। इसी फ्रीडम के अंदर आता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। हमारे इस इंडिया में जितने भी बच्चे हैं जो इस एज ब्रैकेट में आएंगे, 6 to 14 के एज ब्रैकेट में आएंगे, वो आरटी के थ्रू, राइट टू एजुकेशन के थ्रू, आरटीई के थ्रू, राइट टू एजुकेशन के थ्रू किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं। वी मस्ट यूज़ राइट टू फ्रीडम विथ कॉशियस। आपको जो राइट टू फ्रीडम मिली है उसको समझदारी से यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू असेंबल डज नॉट मीन दैट वी कैन क्रिएट अ पब्लिक डिस्टर्बेंस। हम रोड पे जाके इकट्ठे हो गए, फिर बोलेंगे हमको तो एसोसिएट होने का वो है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बच्चा, आप पब्लिक को डिस्टर्ब ना करें, है ना। एंड कॉज प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, तो दूसरों के लिए प्रॉब्लम भी खड़ी ना करें। सिमिलरली फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है आपको, तो इसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, पर आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करो इस तरीके से कि कोई आपकी बातों से हर्ट ना हो, ना किसी दूसरे को हार्म हो। आई बात समझ में? You can express yourself freely. It is guaranteed by the Constitution, but do remember, you will not hurt or harm anybody. The right to freedom also means that no citizen can be punished without being proved guilty in a court of law. बच्चा, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंदर ये भी आएगा कि आप जब तक किसी को पनिश नहीं कर सकते तब तक कोर्ट अपना वर्डिक्ट ना दे दे, उसको गिल्टी ना बता दे, ठीक है। नीदर कैन एनीवन बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। एक ही काम करने पे 2 बार सज़ा भी नहीं मिल सकती। एक बार पॉकेट मारा, 2 बार सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है। सो सेम ऑफेंस कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस। Even till anybody is proved guilty in a court, he will not be punished. Thus, this right protect us against injustice. तो ये right हमें injustice से बचाता है। Yes, student, India is the country of 8 major religion. Right to freedom of religion देना ही पड़ता है ना, नहीं तो फिर क्या होता, रोज रोज क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, उसको तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो हियर वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मेनी रिलीजन्स आर प्रैक्टिस इन इंडिया। 8 मेजर रिलीजन है हमारी कंट्री में। ज़ोरास्ट्रियन है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियनिटी है। सो आर्टिकल 25 to 28 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 से लेकर के 26, 27, 28 के बात करते हैं किसकी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है कि हमारी कंट्री सेक्युलर कंट्री रहेगी, हमारे स्टेट का, हमारी कंट्री का कोई रिलीजन नहीं होगा, ठीक है, सारे रिलीजन इक्वल होंगे बिफोर लॉ। तो कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है, तो जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। वो चाहें तो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करें, किसी को भी प्रोपेगेट करें, है ना। प्रोपेगेट का मतलब होता है अपने धर्म को फैलाना। कन्वर्जन बेसिकली इसमें आता है कि यू कैन कन्वर्ट हिंदू इंटू मुस्लिम, यू कैन कन्वर्ट मुस्लिम इंटू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन इंटू हिंदू। पर जहाँ पर भी आप उसको एक अच्छा पैकेज मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे ट्राइबल एरियाज़ में लोगों के पास खाने वगैरह को नहीं है, दे आर लिविंग वेरी मीगर लाइफ। So when Christian missionaries goes there, they are talking about their rights, they are talking about to give education to their child, but the basic condition is to convert. So they are easily converting themselves so that they can give a good education, good food to their kids. तो आप भी एक कुछ अच्छा बता दीजिए, या तो अपने धर्म को बहुत अच्छा बता दीजिए, साबित कर दीजिए, लोग उससे कन्विंस हो जाएं, या तो लोगों को कुछ बेनिफिट्स दीजिए सो दैट दे कैन कन्वर्ट। और कन्वर्जन में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हमारी कंट्री के लोग डाइवर्स कल्चर को बिलोंग करते हैं। लोकल डायलेक्ट्स की बात करें तो 1600 से ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं हमारे इंडिया में। 22 तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है हमारी, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। हर कम्युनिटी का अपना एक रिच लिटरेचर है और आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है, ठीक है। आप तेलुगु में देखो, तमिल में देखो, हिंदी में देखो, संस्कृत में देखो, उड़िया में देखो, हमारे पास बहुत रिच लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं।
आर्टिकल ट्रेडिशन हमारे अलग अलग हैं। आर्टिकल 29 और 30 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बताता है कि एवरीबडी हैज़ अ राइट टू डेवलप एंड प्रिजर्व देयर ओन कल्चर। अपने कल्चर को डेवलप कर सके, उसको प्रिजर्व कर सके, ऐसा राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 29-30 सारे लोगों को दिया है। जितने भी लोग हैं जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं उनका पूरा राइट है कि वो अपने खुद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर वो चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी, एनकरेज करेगी। किसको? क्योंकि वो हमारे जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखने हैं। डाइवर्सिटी इंडिया की ऐसी स्टूडेंट जिसको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है, वर्ल्ड में हम हमारी डाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं, तो हर वो काम जो हमारी डाइवर्सिटी को और रिच बनाएगा उसको गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। Government also help and encourage the development of cultural activities of different regions and community. Different communities में different region में cultural activities को develop करने के लिए गवर्नमेंट भी encourage करती है कि भाई कुछ तो अच्छा होना ही चाहिए। नेक्स्ट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। स्टूडेंट जो आर्टिकल 32 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें बता देता है भाई कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, अगर इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का सहारा ले सकते हैं। आर्टिकल 32 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड आर फंडामेंटल राइट। हमारे फंडामेंटल राइट को सेफ गार्ड दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 32, ग्रांटिंग अस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमें देकर हमारे फंडामेंटल राइट को सेफ गार्ड दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। It is possible that the government may on certain occasion violate our fundamental right। ऐसा हो सकता है कि किसी certain occasion पे, किसी condition पे सरकार हमारे fundamental right को violate कर दे। The right to constitutional remedy, ये जो right to constitutional remedy दिया है ये citizens को protect करता है any such violation। सरकार आपके किसी भी fundamental right को violate नहीं कर सकती। सिटीजन एक लॉ सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक लॉ सूट फाइल कर दो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। दिस court possesses the power to uphold the fundamental right of the citizen by issuing a writ। और एक रिट इशू करके, एक रेट इशू करके, एक ऑर्डर इशू करके हमारे फंडामेंटल राइट को अपहोल्ड करेगी, प्रोटेक्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट। ये राइट हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिया है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे राइट्स हैं कहीं ना कहीं अगर वायलेट होंगे तो आप कंप्लेंट करें, एक लॉ सूट करें, वो हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस के पास इतनी पावर होती है कि वो एक रिट लिख के हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। जितने भी बैकवर्ड सेक्शन है स्टूडेंट, जो लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं वो अवेयर नहीं है अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। डू यू थिंक द अवेयरनेस अबाउट दीज राइट आर एसेंशियल? हाँ बच्चों, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक उनको पता ही नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने मेरे लिए ये स्कीम लाई है, ये मुझे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वो उनको यूटिलाइज नहीं करेगा और उसका एक्सप्लॉयटेशन होता जाएगा। तो अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल टास्क है जो हम सबको देखना चाहिए। अपने अपने लेवल पे हम सबको लोगों को बताते रहना चाहिए कि क्या क्या हमारे राइट्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है उसके अंदर गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंश्योर कराएगी कि लोगों का भला हो। हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी काम करे वो करे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यही गाइडलाइन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। पार्ट 4 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं किसके लिए? टू द गवर्नमेंट के लिए कि वो इंश्योर कराए वेलफेयर ऑफ द पीपल। यही गाइडलाइन को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं। These principles are directives to promote a just social order। एक प्रॉपर जस्ट सोशल ऑर्डर हो, इसीलिए प्रिंसिपल्स हमने जस्ट सोशल ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल बने हैं। ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट? कैन बी जज फ्रॉम द फैक्ट दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ रेफर्ड टू देम कंसाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ एसेंशियल दैट गवर्नमेंट फॉलो दिस प्रिंसिपल इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं हमारी सरकार को डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेटिव में, लॉ मेकिंग मेटर्स में इनको फॉलो करना चाहिए। ऑल दो दीज प्रिंसिपल्स आर
दीज प्रिंसिपल्स आर कंसिडर्ड प्राइमरी इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में इनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, पर ये स्टूडेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़, स्टूडेंट जिस तरीके से हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वैसे ही हमारे लिए कुछ ड्यूटी भी असाइन की गई हैं। राइट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, राइट कभी भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, राइट और ड्यूटीज इंटर रिलेटेड हैं। People will understand the value of rights only if they are under the obligation to perform duties. Rights का वैल्यू स्टूडेंट तभी तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हें ये पता चले कि तुम्हें कोई ड्यूटी भी परफॉर्म करनी है, तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन होना चाहिए कुछ ड्यूटीज़ का। For this purpose, the 42nd Amendment Act of 1976 में 42nd जब अमेंडमेंट हुआ तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड कर दी गई सिटीजन्स के लिए, और उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द बेसिक ड्यूटीज़ विच इज़ परफॉर्म बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, दीज आर वेरी बेसिक इन नेचर, and why these are there? Because right cannot exist in isolation. You will understand the value of right only if there is obligation of performing some duties. तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी जो पहली है वो है स्टूडेंट कि आपको नेशनल सिंबल का, नेशनल एंथम का, नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करना है। यू हैव टू पे रिगार्ड, रेस्पेक्ट टू नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग। ठीक है, नेशनल सिंबल्स जो भी हैं, भले उसके अंदर नेशनल एंथम आता हो या नेशनल फ्लैग आता है, आपको इसको रेस्पेक्ट करना है, आपको आपकी नेशनल सिंबल्स के टुवर्ड्स रेस्पेक्ट रखनी है। हाँ, कुछ आइडियाज़ हैं डेमोक्रेसी के, जैसे नॉन वायलेंस, सेक्युलरिज्म इंस्पायर्ड आर फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। नॉन वायलेंस और सेक्युलरिज्म तो ऐसे प्रिंसिपल थे जिन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को नेशनल मूवमेंट के लिए इंस्पायर किया। तो हमें भी इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए, हमारे डेली लाइफ्स में ये आइडियाज़ को फॉलो करना चाहिए। नॉन वायलेंस होना चाहिए, गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो तो कम्प्लीटली बेस करता था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे। सेक्युलरिज्म, तो आप लोगों को भी अपनी डेली लाइफ में ये दोनों प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए। हमें हमारे कंट्री की सोवरनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। वी शुड प्रोटेक्ट द सोवरनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन। और स्टूडेंट अगर ये आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो इस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी, पर आप लोग जब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तब, अदरवाइज नो।